जय हिंद बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। बहुत स्पीड से मैं आपके लिए लेके लेक्चर्स को चल रहा हूँ। थोड़ा बीच में फ्राइडे को तबीयत खराब हो गया था, इसलिए फ्राइडे को लेक्चर अपलोड नहीं हो पाए, लेकिन अभी बहुत तेज़ी से आगे चलेंगे। तो जैसा कि आपको दोनों ब्रांच को एक साथ बैलेंस करते हुए आगे चलना है, मतलब ऑर्गेनिक में भी आगे चलना है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी बहुत स्पीडली करना है। इसके साथ साथ हम लोगों ने खत्म क्या क्या कर लिया था, तो थॉमसन्स मॉडल खत्म कर लिया जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बताता है। उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल कर लिया जो कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी से रिलेटेड है। देन हमने छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात किया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दीजिए, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। फ्रैक्शनल मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने आइसोटॉप्स किसी एलिमेंट के नेचर में मिलते हैं उसको और उसके रेशो के बेस पर हम फ्रैक्शनल मास का कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हमने बात किया आपसे आइसोटॉप्स सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार जिसके एटॉमिक मास सेम होंगे, आइसोटोन्स जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे वो आइसोटोन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देन आइसोस्फीयर जिसमें एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे वो आइसोस्फीयर। आइसोडायफ्रिस जिनमें सेम डिफरेंस नंबर होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वो आइसोडायफ्रिस। और जिनमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होगा उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फ। जिनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोमॉर्फ। अब हम लोग इस लेक्चर में बोर्स मॉडल और उसके आगे के हिस्से पर बात करेंगे। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है ये क्वांटाइज्ड एनर्जी पर बेस्ड है। बीच में कुछ चीजें आड़ी तिरछी है, मतलब आगे पीछे होती हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको समझ में आता रहे, सारे मॉडल्स एक साथ अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुछ चीजें मैं आगे पीछे जरूर करता हूं ताकि आपको परफेक्टली समझ में आए। हमारा मेन टारगेट ये होता है कि सारे क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएं। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से लिया हुआ है बोर्स मॉडल। ये आगे बढ़ाता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को, माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक जो चीजें हैं उनको एज अ पार्टिकल कंसीडर करता है। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, उसके अंदर कण का गुण होता है, जबकि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करते हैं, मतलब तरंग के जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन बोर्स मॉडल्स के पार्टिकल नेचर से रिलेटेड है। तो बोर्स मॉडल किस पर बेस है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस है। हम लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, है ना। तो दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड फॉर द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल से क्वांटीकृत ऊर्जा से इसका संबंध है, क्वांटीकृत ऊर्जा से इसका संबंध है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर ने देखो क्या क्या चीजें कही। बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन चलता कैसे है, तो सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी और फिक्स रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी और फिक्स रेडियस पर चलेगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जिसको हम कहते हैं, देयर आर सो मेनी ऑर्बिट्स, उसमें बहुत सी कक्षाएं होती है। जैसे मान लो किसी के घर में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन व्यक्ति कहाँ रहेगा, जहां उसको अच्छा लगता है, जो उस कमरे में रहेगा जहां थोड़ी लाइट, हवा, ये सब की व्यवस्था हो, वो लोगों को अच्छा लगता है। कुछ लोगों को अंधेरे में भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, बट वो वहां रहेगा जहां उसको इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी वहां रहेगा जहां उसको एंगुलर मोमेंटम n × h/2 पाई के मल्टीपल में मिलेगा। अपने
ओन ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन को किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो लोअर स्टेशनरी लेवल मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है, मान लो आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, तो जितना पैसा आपका जरूरत पड़ेगा उतना पैसा पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना, तभी आप जा पाओगे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जब अपने स्टेशनरी लेवल में है, जब आप अपने घर में हो, तो किसी चीज का एक्स्ट्रा भी आपको लाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है तो क्या होगा, उतना एनर्जी इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब उतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से एक स्टेशनरी लेवल से दूसरे स्टेशनरी लेवल पर जाने में रिक्वायर्ड एनर्जी पहले गेन करनी पड़ेगी, और जो गेन करके लाया है, जो लेकर के इकट्ठा करके आया है, वो धीरे धीरे पूरा खर्च हो जाएगा और फिर वो अपने लोअर एनर्जी लेवल मतलब जहां से वो गया था वहां पर वापस लौट आएगा। तो ये बोर्स मॉडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने की। अब इसको एक एक करके हम लिखते हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल नील्स बोर ने प्रोड्यूस किया और ये बेस्ड है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। इट इज रिलेटेड विद क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। तो इट इज, पहले यहीं से शुरू करते हैं, या भी चुका शब्द। इट इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। किस पे आधारित है ये? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट related with quantized energy level. Quantized energy level, स्थिर ऊर्जा, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स एनर्जी, एक फिक्स क्वांटिटी की एनर्जी पर बेस्ड है ये। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ये समझना कि पहले लिख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल पर बेस है ये मॉडल, इसको ध्यान में रखना है। अब इस मॉडल में क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है उसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, नंबर 1, इन हाइड्रोजन एटम, बोर ने केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु की बात की थी। इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के परमाणु में, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः कैसे चक्रण करता है उसके बारे में बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर path of fixed energy and fixed radius. Circular path of fixed energy and fixed radius. स्थिर ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों पर चक्रण करता है, जहां उसकी त्रिज्या भी निश्चित होती है, These path are known as ऑर्बिट। और इन पथों को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट। और स्टेशनरी स्टेट,
स्टेशनरी स्टेट, इसे अचर ऊर्जा अवस्था भी कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, इसकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। तो इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी एंड फिक्स रेडियस, फिक्स एनर्जी एंड फिक्स रेडियस, इट इज नोन एज स्टेशनरी स्टेट, ऑर्बिट और शेल भी इसी को हम कहते हैं। दूसरी बात क्या कहा नील्स बोर ने, उस पे बात करते हैं। there are so many orbits, there are so many orbits in the extranuclear space, न्यूक्लियस के बाहर के स्पेस में बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। There are so many orbits in the extranuclear space. Electron revolve only in those orbits. इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा, किन कक्षाओं में रहेगा? ओनली इन दोज ऑर्बिट्स वेयर इन विच, ऐसा कह दें, इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज multiple इंटीग्रल ऑफ n इंटू h बाय 2 पाई। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करता है जहां पर उसको एंगुलर मोमेंटम n इंटू h बाय 2 पाई के प्रोडक्ट में मिलता रहेगा। वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ n इंटू h बाय 2 पाई। और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो mvr इक्वल टू n इंटू h बाई 2 पाई, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, n क्या है? कक्षाओं की संख्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एंगुलर मोमेंटम चाहिए उसको, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इंटू h बाई 2 पाई का एंगुलर मोमेंटम चाहिए। h इज द कांस्टेंट, h बाई 2 पाई, h की वैल्यू होती है 6.66 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल्स इंटू सेकेंड। ये h की वैल्यू है, 10 टू दी पावर -34 जूल्स इंटू सेकेंड। सेकेंड ऑर्बिट की अगर आप बात करोगे तो कितना मोमेंटम मिलना चाहिए? 2 इंटू h बाय 2 पाई। तो पाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h बाय पाई का एंगुलर मोमेंटम चाहिए। थर्ड ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं, ये आ चुका है क्वेश्चन थर्ड ऑर्बिट वाला। थर्ड ऑर्बिट की अगर हम बात करेंगे तो 3 इंटू h बाय 2 पाई का एंगुलर मोमेंटम चाहिए। इट इज 1.5 इंटू h बाय 2 पाई का एंगुलर मोमेंटम उसको थर्ड ऑर्बिट के लिए चाहिए, तब वो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में होने को इंडिकेट करते हैं, जहां पे उसको एंगुलर मोमेंटम n इंटू h बाई 2 पाई के मल्टीपल में मिलेगा, वहां पर वो रिवॉल्व करेगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चलते हैं जिसका रेडियस और एनर्जी फिक्स, और वहां पर चलेंगे जहां पर उसको एंगुलर मोमेंटम n इंटू h बाई 2 पाई के प्रोडक्ट में मिलता रहेगा, n इंटू h बाई 2 पाई के प्रोडक्ट में मिलता रहेगा। The energy of electron, the energy of electron, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, the energy of electron, वो समय के अनुसार परिवर्तनशील नहीं है, समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। The energy of electron in the orbit
द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। डज नॉट चेंज विथ टाइम, समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है, मतलब वो फिक्स रहती है, निश्चित रहती है, ये ध्यान रखना है। और जब इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे रिक्वायर्ड अमाउंट की एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। When the इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा लोअर लेवल से हायर लेवल पर, द इलेक्ट्रॉन will move from lower stationary level to higher stationary level, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चलेगा। द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी लेवल टू हायर स्टेशनरी लेवल, देन absorb, then electron absorb required amount of energy, तो उसे जितने ऊर्जा को लोअर लेवल से हायर लेवल में जाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा उसको क्या करनी पड़ेगी, वो ऊर्जा उसको अवशोषित करनी पड़ेगी। The electron will move from lower stationary level to higher stationary level, then electron absorb required amount of energy, तो जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उतनी पहले इकट्ठा करनी पड़ेगी, तभी वो हायर लेवल में जा पाएगा। अगला पॉइंट, when electron jump from higher stationary level to lower stationary level, higher stationary level to lower stationary level, higher stationary level to lower stationary level, तब क्या करेगा, अब हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है। कैसे आएगा, जब उसकी एनर्जी धीरे धीरे खर्च होने लगेगी, धीरे धीरे कंज्यूम होने लगेगी। तो when electron jump from higher level to lower level, it emits the same amount of energy, it emits the same amount of energy, it emits the same amount of energy, तो वो उतनी ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित कर देगा, same amount of energy को emit करते करते वो वापस अपने लेवल में आ जाएगा। तो ये है बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की हमने। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, हमारे किस काम में आएगा, मतलब नीट के लेवल में जाते हैं हम तो किस काम में आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसकी बात करते हैं। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, एप्लीकेशन की बात कर लें।
तो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल से इसका रिलेशन है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, दिस मॉडल एक्सप्लेन द spectrum of hydrogen atom and atom like hydrogen, अभी थोड़ा याद करना है इसको, है ना। एटम लाइक हाइड्रोजन हैविंग, जैसे देखो हाइड्रोजन तो हो ही गया, हीलियम प्लस कहा मैंने तो भी एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 प्लस कहा तो भी इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 3 प्लस कहा तो भी एक इलेक्ट्रॉन। तो उन एटम या उन स्पीसीज के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है बोर्स मॉडल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस मॉडल एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एटम लाइक हाइड्रोजन हैविंग, सिंपल एक लाइन याद कर लेते हैं, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन सभी एटम के स्पेक्ट्रम या आयंस के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है बोर्स मॉडल। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं इसको एक्सप्लेन करता है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं इस बात को बताता है। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी एक्सप्लेन करेगा कि इलेक्ट्रॉनों का वेग हम कैसे निकाल पाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी सारी चीजों की बात करेगा बोर्स मॉडल। उन एटम का स्पेक्ट्रम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनर्जी का कैलकुलेशन, रेडियस का कैलकुलेशन और साथ साथ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन भी हम बोर्स मॉडल के हेल्प से कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी बेसिकली यहीं से आएगा, या तो एनर्जी पे या तो रेडियस पे, कोई ना कोई क्वेश्चन एनर्जी या रेडियस पे हर 1-2 साल में आता रहता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। तो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, सीधे हमको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। सीधे हमें फॉर्मूला याद करना है और एक कैलकुलेशंस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन तो रेडियस निकालने का पूरा फॉर्मूला n² into h², h is the Planck constant, n² into h² by 4π² me, m is the mass of electron, e is the charge, me² z। ये पूरा फॉर्मूला है रेडियस को निकालने का। कब काम आएगा, जब कभी क्वेश्चन ही आ जाए कि रेडियस किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तब काम आएगा। रेडियस किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तब काम आएगा। ये तो याद रख लें, n² h² by 4π² me² z, ये रेडियस निकालने का पूरा फॉर्मूला है। अब शॉर्टकट फॉर्मूले क्या है जिनको हम यूज करेंगे, वो कौन से हैं। तो रेडियस, इन सब की वैल्यू रख दिया मतलब मैंने, तो n² z इंटू 0.529, ये आर्मस्ट्रांग में रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है जब हम रेडियस को निकालते हैं आर्मस्ट्रांग में, n² z इंटू 0.529। दूसरा फॉर्मूला है n² z इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा फॉर्मूला क्या, क्यों यूनिट बदल रहे हैं हम। तीसरा n² z इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स में। r और n एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। मतलब अगर
ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। तो r1 बाय r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर, ये कंपैरेटिव फॉर्मूला आ गया रेशियो निकालने के लिए। r इज रेसिप्रोकल टू z, z इज द एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन जितने ज्यादा ऑर्बिट उतना क्लोज, प्रोटॉन जितने ज्यादा ऑर्बिट उतना क्लोज, ऑर्बिट उतना क्लोज तो रेडियस उतना कम। तो इट इज r1 by r2 इक्वल टू z2 by z1, z2 by z1, सॉरी z2 by z1, ये अगला फॉर्मूला। r1 by r2 इक्वल टू z2 by z1, z2 by z1। अगर दोनों डिफर कर रहे होंगे तो r1 by r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इंटू z2 by z1, ये आपके सभी रेडियस से रिलेटेड रिक्वायर्ड फॉर्मूले हो गए, ये आपके रेडियस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। तो इट इज फॉर्मूला रिलेटेड विद कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के फॉर्मूलों के बाद अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के कैलकुलेशन पर। कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले देख लेते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स, कैसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो है कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, कैलकुलेट atomic radius, atomic radius for first, second and third orbit of hydrogen, okay, hydrogen atom। तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोश की त्रिज्या क्या होगी? दिस इज हाइपोथेटिकल। ऑर्बिट्स आर द, जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऑर्बिट रहते हैं आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है। तो हाइपोथेसिस हो गया है ना। अब फॉर हाइड्रोजन एटम क्या ध्यान रखोगे? फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के परमाणु के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी? 1। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो N की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए N की वैल्यू 2 और थर्ड ऑर्बिट के लिए N की वैल्यू होगी 3। मतलब ऑर्बिट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब रेडियस का पूरा फॉर्मूला क्या था जो हमारे काम का है? n स्क्वायर बाय z इंटू 0.529। अगर हमको आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर निकालना है तो ये फॉर्मूला है n स्क्वायर बाय z इंटू 0.529। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं 1 बाय 1 हम लोग इसके रेडियस पर तीनों के। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा? n स्क्वायर बाय z। तो 1 का स्क्वायर, z कितना? 1 इंटू 0.529। आर्मस्ट्रॉन्ग में ये हमने रखा है ना। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आया? 1। 1 बाय 1 कितना आया? 1। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.529। आर्मस्ट्रॉन्ग ही रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। फॉर सेकेंड ऑर्बिट, द्वितीय कोश के लिए, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए हमेशा रहेगी 1, z की वैल्यू हमेशा रहेगी हाइड्रोजन के लिए 1। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू 0.529। आर्मस्ट्रॉन्ग जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2.116 आर्मस्ट्रॉन्ग, 2.116 आर्मस्ट्रॉन्ग, 2.116 आर्मस्ट्रॉन्ग।
फॉर थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए जाना होगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 1 इंटू 0.529, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आंसर आ जाएगा 4.761, 4.761 Armstrong is the radius for the third orbit. 4.761 Armstrong is the radius for third orbit. तो ये हाइड्रोजन के ऑर्बिट्स का रेडियस हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड द रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी। हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी। तो फॉर्मूला रेडियस का n² / Z इंटू 0.529। हीलियम के लिए Z की देखो n की वैल्यू 1 क्योंकि ऑर्बिट है फर्स्ट, Z की वैल्यू हीलियम के लिए कितनी हो जाएगी 0.529, कट कर दीजिए आंसर मिल जाएगा। कितना आ गया 2 to the 4 तो 0.2, और इसके बाद 2 to the 4 एक बचा 6 और 2 4 जा 8 तो 0.264 आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर आपको मिल जाएगा। 0.246 आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक रेशो वाला भी करके देख लेते हैं जिससे कि आपकी सभी फॉर्मूलों की प्रैक्टिस हो जाए, और फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी रहते हैं, टूल से ये फॉर्मूले। कैलकुलेट रेडियस रेशियो फॉर थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। लिथियम 2+ के थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस रेशियो हमें निकालना है। तो रेडियस और ऑर्बिट R1 by R2 equal to n1² by n2² is the formula। तो थर्ड ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट, इट मींस 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 9:25। द आंसर इज 9:25, 9:25 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The next question is what? Find the radius ratio. Find the radius ratio for second orbit of lithium 2+ and third orbit of beryllium 3+। मतलब इस बार मैंने n भी बदल दिया और z भी बदल दिया, n भी बदल दिया और z भी बदल दिया मैंने इस बार मैंने इसका n भी बदल दिया और z भी बदल दिया, n भी चेंज कर दिया और z भी चेंज कर दिया। फाइंड द रेडियस रेशियो फॉर second orbit of lithium 2+ and third orbit of beryllium 3+। third orbit of beryllium 3+। second orbit of lithium 2+ and third orbit of
बेरिलियम 3+। तो इसमें क्या आंसर मिलेगा उसको चेकआउट करते हैं। तो लिथियम का सेकेंड ऑर्बिट, बेरिलियम का थर्ड ऑर्बिट, फॉर्मूला R1/R2 इक्वल टू N1² N2² इंटू Z2/Z1। ये हमारा फॉर्मूला है। R1/R2 इक्वल टू N1² इंटू Z2/Z1, Z2/Z1। तो देखो ऑर्बिट लिथियम के लिए कौन सा है, सेकंड है। लिथियम का Z का वैल्यू कितना है, R1/R2 इक्वल टू N1, तो लिथियम का N कितना है, 2 है, और बेरिलियम का N कितना है, 3 है। Z2 मतलब बेरिलियम का Z का वैल्यू कितना होता है, 4। बेरिलियम के लिए Z कितना होता है, 4। लिथियम के लिए Z कितना होता है, 3। तो Z2/Z1 4/3, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 16, और 3 3 9 3 27, तो 16:27 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर मिलेगा इसका, 16:27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये रेडियस और रेडियस को कंपेयर करने के फॉर्मूले, बिल्कुल सिंपल, केवल वैल्यूज आपको डालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो रहती है वो है फॉर्मूले को याद करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर्मूले को याद करना इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करेंगे हम लोग, अब अगले एप्लीकेशन पे आएंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी निकालने के जो हमारे फॉर्मूले हैं उन पे बात करेंगे। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय नेगेटिव माइनस Z2/n² इंटू Z2/n²। तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, Z2/n²। पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, 2π² me⁴, 2π² me⁴ by h² तो ये तो हो गया पूरा फॉर्मूला। ये तब काम आएगा जब कभी सीधे सीधे फॉर्मूले को ही पूछ लेंगे, तब काम आएगा। तो 2π² me⁴ इंटू Z² नीचे n² इंटू h², ये पूरा फॉर्मूला हो गया। शॉर्टकट फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो, तो एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस Z2/n² इंटू 13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। Z2/n² इंटू 13.6 इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस Z2/n² इंटू 21.79 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स पर एटम। ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। अगर जूल्स में निकालना है तो माइनस Z2/n² इंटू 21.79 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग्स पर एटम। ये अर्ग में निकालना है तब। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल्स और अर्ग्स ये सब एनर्जी के यूनिट हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल और अर्ग ये सब एनर्जी की यूनिट्स हैं। ये सब एनर्जी की यूनिट्स हैं डिफरेंट। अब देखो E और Z का रिलेशन, यहाँ पे टोटल एनर्जी और Z का जो रिलेशन हमें मिल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। N से कैसा है, रेसिप्रोकल है। तो जब रेशो निकालना होगा तो फॉर्मूले जो हमें मिलेंगे वो है E1/E2 इक्वल टू Z1² Z2²। E1/E2 इक्वल टू Z1² Z2²। अगर N से चाहिए होगा तो E1/E2
z स्क्वायर बाय n स्क्वायर था, तो n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, ये अगला फॉर्मूला होगा। दोनों वैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 बाय E2 इक्वल टू Z1 स्क्वायर बाय Z2 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के फॉर्मूले, हम लोग थोड़ी सी इस पर डिटेलिंग करेंगे, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये हुआ एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। अब देखो, जितने भी जगह टोटल एनर्जी आई है इलेक्ट्रॉन की, वो सब कैसे साइन में थी, वो सब नेगेटिव साइन में थी। तो व्हाई, व्हाट डज द नेगेटिव एनर्जी मीन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द नेगेटिव एनर्जी। तो व्हाई द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाई द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है, why the total energy of electron is negative, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा ऋणात्मक क्यों होती है, why the total energy of electron is considered as negative, या इसका मीनिंग क्या है, इस टॉपिक पे बात करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कौन करता है ऑर्बिट में, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में कौन रखता है संभाल के, न्यूक्लियस। तो एनर्जी भी कौन खर्च करेगा, न्यूक्लियस खर्च करेगा। अगर किसी को आप उठा के ला रहे हैं तो एनर्जी कौन खर्च करेगा, आप खर्च करोगे। तो उस समय उस व्यक्ति की जो एनर्जी होगी, जो आ रहा है बैठ करके, उसकी एनर्जी ऋणात्मक में मानी जाएगी। मतलब ये एक तरह का साइन है ना, जिसको हम साइन कन्वेंशन कहते हैं, वहां पे होता है। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, अट्रैक्टिव फोर्स के बाहर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, उसकी एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम एनर्जी होगी, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज जीरो। उसको हम जीरो मानेंगे। जैसे ही ऑर्बिट में आएगा उसकी एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी और नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये एक प्रकार का साइन कन्वेंशन है, इसको ध्यान रखना है। ये एक प्रकार का साइन कन्वेंशन है, इसको ध्यान रखना है। तो द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव क्यों होती है, उसकी हम लोग परफेक्ट टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी लिख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। The energy of electron, the energy of electron in an atom, is lower than energy of free electron, energy of फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब यह है कि जब वो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज लोअर देन एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन को हम रेस्ट पोजीशन में भी कहते हैं। Because in orbits it is due to attractive force of protons, क्योंकि जब वो ऑर्बिट में है तो वहां किसके कारण है, वो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा या अधिकतम ऊर्जा जो रेस्ट स्टेट में होगी वो मैक्सिमम होगी, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज जीरो। ये बात भी हम लोग लिख लेते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन
when electron is outside of the nucleus attractive force, outside of the nucleus attractive force, outside of the nucleus attractive force are at infinite distance, from where? From nucleus, infinite distance. Its energy is maximum, तो उसकी ऊर्जा सर्वाधिक होगी, that is 0। और उस समय उसकी ऊर्जा कितनी मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर आएगा उसकी एनर्जी घटती जाती है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर आने पर। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में क्यों होती है। अगली बात करते हैं हम, that is related with the potential energy of electron। potential energy of electron ये भी नेगेटिव में होती है, पोजीशन के कारण, अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण होल्ड कर रहा है वो। potential energy of electron is also negative। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा भी ऋणात्मक होती है। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जो फॉर्मेट है वो है 2 into टोटल एनर्जी। पहले टोटल एनर्जी निकालिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल एनर्जी तो नेगेटिव होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नेगेटिव। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है? माइनस टोटल एनर्जी के फॉर्मेट से निकलेगी, माइनस टोटल एनर्जी के फॉर्मूले से निकलेगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट? माइनस टोटल एनर्जी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और हम लोग करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके। और वो है एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था या उत्तेजन अवस्था की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ एक्साइटेड state। So excited state means what? Energy of excited state, it means electrons are jumped into its higher ऑर्बिट, या नेक्स्ट ऑर्बिट कहूं मैं तो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इज जम्प्ड इनटू इट्स नेक्स्ट ऑर्बिट। जैसे हमने कहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आपको उस समय क्या करना है ये बात ध्यान रखनी। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहले ऊर्जावस्था से हटाया या आगे भेजा तो कहां जाएगा? सेकंड में जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू कितनी रखनी है? आपको 2 रखनी है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, द्वितीय उत्तेजन अवस्था, तो n इक्वल टू कितना रखना है? 3 रखना है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 4 रखनी है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू
4 रखनी है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए 4, इस तरीके से ध्यान रखना है सोन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेशन के फॉर्मूले और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने से रिलेटेड फॉर्मूले। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन present in first orbit, for the electron present in first orbit of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है। कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है। तो देखो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जेड स्क्वायर। तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1, ऑर्बिट भी 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 13.6। तो आंसर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 बाय 1 1 इंटू 13.6। तो आंसर भी कितना आ जाएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है, 2 इंटू टोटल, तो 2 इंटू माइनस 13.6, तो कितना आ जाएगा, माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, माइनस टोटल एनर्जी, तो माइनस 13.6, माइनस 13.6, तो हियर इट इज पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे और धीरे धीरे फिर आगे की ओर चलते रहेंगे।